औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब आने वाले दोस्तों को इस वेबिनार में वेलकम कहता हूँ। मुझे कमेंट्स में मुझे डन का रिप्लाई दे दें ताकि मुझे पता लग जाए कौन लोग मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और मैं ताकि टॉपिक जो है वो इसको स्टार्ट करूं। आज के इस वेबिनार में सबको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आज के वेबिनार का टॉपिक है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन हाइपरटेंशन। इस वेबिनार का मकसद लोगों को फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस देना और फिजियोथेरेपी के किस किस फील्ड में रोल है वो बताना। अब हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना नॉर्मल बात है। हर घर में एक फ़र्द जो है हाइपरटेंशन का शिकार है। तो फिजियोथेरेपी के ज़रिए इसका कैसे हल किया जा सकता है इस वेबिनार में वो बताया जाएगा। दूसरा ये कि हाइपरटेंशन की स्टेजेस डिफरेंट, की टाइप्स डिफरेंट, वो बताए जाएंगी। उसके साथ साथ मैं हेल्थ फिजियो एसोसिएशन वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए मैं आपको रोल ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बता सकूं। ठीक है, इसके साथ ही हम नेक्स्ट अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। अपना तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर अली हसन मेरा नाम है। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से की है और रिसेंटली मैंने अपने 2 सेटअप प्राइवेट बनाए हुए हैं, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर किसी को फिज़िकली कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है वो मुझे इन सेटअप्स पे मिल सकता है। अगर किसी को नंबर चाहिए हो तो वो मैडम मलीहा और मैडम हलीमा से ले सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक जैसा कि मैंने बताया है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के बारे में पहले हम आपको बताते चलेंगे, उसमें डेफिनेशन उसकी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मतलब कितनी वैल्यू जो है ब्लड प्रेशर की वो हाइपरटेंशन में आती है और कितनी नॉर्मल रहती है। ठीक है, स्टेजेस आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स और उसकी ट्रीटमेंट एंड लास्ट पे हम आपको रोल ऑफ फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम इसको कैसे डील कर सकते हैं और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। स्टार्टिंग में आपको हाइपरटेंशन की डेफिनेशन बताता चलूँ। हाइपरटेंशन जिसको हम HTN या फिर HT लिखते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हुए तो हम वहाँ पे हाइपरटेंशन की जगह HTN लिखते हैं कि हाइपरटेंशन पेशेंट को है या नहीं है। इसकी डेफिनेशन जैसा लिखी हुई है आपके सामने शो हो रही है। इज़ आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर इज़ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन in which the blood pressure in arteries is persistently elevated। अब ब्लड प्रेशर बाज़ औक़ात होता है कि एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से, ठीक है, और कोई एग्रेसिव कोई वर्क करने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो हाइपरटेंशन में नहीं आएगा। जैसे कि डेफिनेशन आपको क्लियर कर रही है कि परसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए एक ब्लड प्रेशर का आर्टरीज़ में ज़्यादा रहना वो हाइपरटेंशन में आएगा। ये नहीं कि आज आपने कोई एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह की और आपने आज बीपी वगैरह चेक करवाया तो आपका हाई रहा है तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं। इस तरह नहीं होता। जैसे आप अगर रेगुलर उसको चेक करवा रहे हैं, उसमें हाइपरटेंशन जो बीपी की वैल्यू 120/80 होती है वो अप एंड डाउन है, तो उसमें आप फिर ये है कि उसमें भी फिर आप कैटेगराइज करेंगे आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, स्टेज 1 में है, एलिवेटेड में है, नॉर्मल में है। ये सारा आपको मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स हाइपरटेंशन के क्या होते हैं। हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स जो आम तौर पर हेडेक्स, ठीक है, वॉमिटिंग, डिजीनेस, वर्टिगो, टाइनेस, अल्टर्ड विजन, फेंटिंग एपिसोड्स, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो हर एक हाइपरटेंशन के पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। बट हर एक में यही ज़रूरी नहीं है यही साइन एंड सिम्टम्स हों, कंडीशन टू कंडीशन चेंज होते हैं। ठीक है, तो कॉमनली जो होते हैं वो हेडेक्स मतलब सिर का दर्द करना,
उल्टियाँ आना, ठीक है, आँखों के आगे अंधेरा या चक्कर आना, इस तरह के जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हाइपरटेंशन के पेशेंट में हमें नज़र आते हैं। तो नेक्स्ट इसकी टाइप्स में दो कॉमन जो आमतौर पर काउंट की जाती है, उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन आती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन 90 to 95% ऑफ केसेस आर प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसकी वजूहात क्या हैं? इसमें ये हो सकता है कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू 120 से इंक्रीज़ कर गई है, 120 से इंक्रीज़ कर गई है, 80 से इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है। या फिर खाने में या डाइट में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, बॉडी वेट का ज़्यादा होना, स्मोकिंग या अल्कोहल यूज़, ये हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ और उसके परसेंटेज है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन मोस्टली ज़्यादा जो है मोस्टली प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ चलें तो वो 5 to 10% केसेस में होती है, और इस सेकेंडरी का मतलब कि किसी दूसरी वजह से ब्लड प्रेशर होना, ठीक है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन अगर हम कहें तो इसकी कोई डिजीज़ या कोई कह लें कोई वजह सिर्फ डाइट प्लान या चेंज ऑफ लाइफस्टाइल हो सकती है, ठीक है। कोई डिजीज़ इसकी कॉज नहीं हो सकती। लेकिन सेकेंडरी में अगर हम आते तो उसमें सिर्फ हम लाइफस्टाइल चेंज को नहीं देखते, उसमें कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ हैं, ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। इस तरह की डिजीज़ की वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। तो अदर टाइप्स में हम अगर देखते हैं तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, आइसोलेटेड हाइपरटेंशन है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर दैट्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड रिक्वायर मल्टीपल मेडिकेशन। मिसाल के तौर पर आमतौर पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो हम उसको एटिनोलोल, ठीक है, या एमोलोडिपिन मेडिसिन एक दे देते हैं तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो पेशेंट का नॉर्मल हो जाता है। तो अगर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको मल्टीपल मेडिकेशन देनी पड़ती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी जो हार्ट अटैक की तरफ पेशेंट ना जाए, ठीक है। सो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में वो होता है जैसे मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट का लफ्ज़ सुन के हमें कैंसर का याद आता है कि ऐसा सेल जो अपनी जगह पे ग्रो ना करे, दूसरे ऑर्गन्स को जाके डैमेज करे। इसी तरह मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी वो टाइप है हाइपरटेंशन की जिसमें हाइपरटेंशन की वजह से हमारे ऑर्गन्स ख़राब होते हैं, ठीक है, और ये एक एमरजेंसी कंडीशन है। और आइसोलेटेड हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड का लफ्ज़ जैसे इसका मायने है अकेले, आइसोलेटेड मतलब अकेले किसी चीज़ का बढ़ना। आइसोलेटेड हाइपरटेंशन में ये होता है कि बाज़ औक़ात जब हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो सिर्फ इंक्रीज़ होता है, उसकी वैल्यू जो है वो 130 140, ठीक है, होती है। और जो हमारा डायस्टोलिक होता है वो मिनिमम अंडर द 90 mmHg होता है। तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं, ठीक है। बाद औक़ात हम पेशेंट चेक कर कोई ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाला जिसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, और सिस्टोलिक हम देखते हैं कि इंक्रीज़ है और डायस्टोलिक हमारा नॉर्मल है, तो हम उसको कहते हैं जी आपको हाइपरटेंशन नहीं है। ये बात गलत है। ये भी हाइपरटेंशन की ही एक किस्म है, टाइप है, जिसको हम आइसोलेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस। अब हम किस वैल्यू को ब्लड प्रेशर की किस वैल्यू को हम हाइपरटेंशन में लेते हैं और किसको हम हाइपरटेंशन में नहीं लेते, वो इस टाइप्स में आपको पता लग जाएगा। नॉर्मल जो कि हमारा सिस्टोलिक लेस देन 120 mmHg, 120/80 जो है वो हमारा नॉर्मल होता है। अगर पेशेंट का 120 है 120/80 ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल है। एक आध बार अगर उसका इंक्रीज़ हुआ फिर हम देखते हैं कि उसने आज खाने में क्या लिया है या उसने आज जो काम किया वो उसका कैसा था, या मतलब आज की रूटीन क्या थी, उसकी वजह से तो नहीं बढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एलिवेटेड स्टेज, सिस्टोलिक बिटवीन 120 to 129 mmHg एंड डायस्टोलिक लेस देन 80 mmHg। इसमें जो सिस्टोलिक है वो 120 से 129 तक होगा और जो डायस्टोलिक होगा वो 80 या 80 से कम होगा, ठीक है। ये हम सिर्फ एलिवेटेड में देखते हैं कि
जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से या डाइट कुछ ऐसी लेने की वजह जिसमें नमक ज़्यादा था, ठीक है, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल की वजह से एलिवेट हुआ है, लेकिन रेगुलरली परसिस्टेंटली उसका इंक्रीज़ नहीं रहता, ठीक है। और फिर भी उसमें भी हम रेंज देख लेते हैं कि अगर 120 टू 129 है तो फिर हम कह देते हैं कि कोई आज के दिन ही एलिवेट हुआ है। आप इसको उसको हम फिर प्रिस्क्राइब करते हैं या एडवाइस करते हैं कि रेगुलर आप इसको चेक करवाएं, ताकि जिसको हम एम्बुलेटरी असेसमेंट कहते हैं कि रेगुलर आप बीपी चेक करवाएं और उसको नोट करें, ताकि हमें पता चल सके कि रेगुलर आया ब्लड प्रेशर इतना रहता है या सिर्फ उस दिन कोई डाइट चेंज करने की वजह से ब्लड प्रेशर इतना था। अब स्टेज 1 की तरफ चलते हैं। स्टेज 1 में 130 टू 139 सिस्टोलिक mmHg होता है, मतलब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 130 टू 39 होता है, और जो हमारा डायस्टोलिक होता है वो बिटवीन होता है 80 टू 89, ठीक है। और इसी तरह स्टेज 2 की तरफ चलते हैं। सिस्टोलिक एटलीस्ट 140 mmHg एंड डायस्टोलिक एटलीस्ट 19 mmHg, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेजेस आ जाती हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से अबव है, ठीक है, 140 से भी अबव चला गया है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 90 से भी अबव चला गया है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं या किस स्टेज में रखते हैं, वो नेक्स्ट आपको बताते चलता हूँ। वो आ जाता है हाइपरटेंसिव एमरजेंसी या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, ठीक है। हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में होता है कि हाइपरटेंसिव एमरजेंसी आल्सो कॉल्ड एज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज व्हेन योर ब्लड प्रेशर सडनली राइज above 180 by 120 and you have symptoms from this sudden increase in blood pressure: chest pain, headache, shortness of breath, dizziness, visual change. This is a life-threatening condition because high blood pressure can damage essential organs or cause complications such as aortic dissection or tear or bleeding in the brain, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि स्टेज 2 में तो हमने बता दिया आपको कि 140 और लेस देन 90 रहे तो वो स्टेज 2 में आता है, ठीक है। अगर 140 से अबव चला जाए या 90 डायस्टोलिक से अबव चला जाए तो फिर वो किस चीज़ में आता है, वो हम फिर उसको हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में लेते हैं, जिसमें आपको चेस्ट पेन होती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का रुकना, ठीक है, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है, विजुअल चेंज मतलब आंखों के आगे अंधेरा या चीज़ों को आप फ़र्क करना मुश्किल हो, ठीक है, सर का दर्द। ये जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ कह लें कि जो हाइपरटेंसिव की वजह से दो चीज़ें कॉमन है। ज़्यादा अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए तो हाइपरटेंसिव पेशेंट में दो ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं, एक तो स्ट्रोक, दूसरा हार्ट अटैक। तो इसलिए सबको एडवाइस यही करते हैं कि अगर आपका एक हफ्ते में 1-2 दफ़ा ब्लड प्रेशर हुआ है और आप उसको इग्नोर ना करें, आप उसको रेगुलरली चेक करवाएं और डायग्नोज करवाएं, आया आपको हाइपरटेंशन है तो नहीं, क्या आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली तो नहीं इंक्रीज़ रहता। अगर तो रेगुलरली इंक्रीज़ रहता है और एक दिन ऐसा आया कि वो हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में चला गया और आपको हार्ट अटैक, ठीक है, या स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी इज व्हेन योर ब्लड प्रेशर इज अबव 180 by 120 but you have no other symptoms. Hypertensive urgency is most often treated by adjusting your medication. It's important to treat hypertensive urgency quickly so it does not become a hypertensive emergency. अब हाइपरटेंसिव एमरजेंसी के बाद जो टाइप आती है, मतलब जिसमें आपको 180-120 पेशेंट को बीपी रहता है लेकिन उसको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिल रहे, मतलब ना उसका सर दर्द कर रहा है ना उसको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 180 by 120 है या से अबव है, तो उसमें क्या होता है, फिर उसमें ये है कि उसकी मेडिकेशन की डोज इंक्रीज़ की जाती है या उसके जो ड्यूरेशन है मेडिसिन का वो चेंज किया जाता है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। और अगर ये कंट्रोल ना हो तो ये हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। अर्जेंसी
जो है वो एमरजेंसी से नेक्स्ट टाइप है, मतलब मोस्ट मोस्ट सीवियर केस है हाइपरटेंशन का, जिसको हाइपरटेंसिव एमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेजेस की बात करें तो जो स्टेज 1, 2 और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को हम स्टेज 3 और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी को हम स्टेज 4 कहेंगे, जो कि लास्ट स्टेज है। इसके बाद या तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, या हार्ट अटैक हो सकता है, या आप खुदा ना खास्ता अगर कंट्रोल ना रहा कोमा में भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स। कॉजेज़ जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, और रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। मतलब एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है, और रिस्क फैक्टर वो चीज़ है जिसकी वजह से वो हाइपरटेंशन को इंक्रीज कर देता है, कंट्रोल या मेंटेन रहने में डिफ़िकल्टी पैदा होती है। तो कॉजेज़ में इसका लो बर्थ वेट, मतलब जब बेबी बर्थ होती है तो उस वक्त उसका जो बॉडी वेट है वो लो है। मैटरनल स्मोकिंग है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग, ठीक है, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, हाई ब्लड यूरिक एसिड है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, डिप्रेशन है, लाइफस्टाइल चेंजिंग है। ठीक है, ये आगे इसके कॉजेज़। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर ये है कि एक बंदा पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, ठीक है, वो उसकी मेडिकेशन चल रही है, ठीक है, उसने एक दिन ज़्यादा नमकीन कोई डाइट ले ली है जिसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, अब इसको कॉज नहीं कहेंगे हम, इसको रिस्क फैक्टर इसलिए कहेंगे जिसकी वजह से एक चीज़, कोई बीमारी है वो एलिवेट हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अल्कोहल है, या एक्सेस बॉडी वेट है। ठीक है, मतलब ओबीस पर्सन है, ठीक है, या शराब का इस्तेमाल वो कर रहा है, अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, और मेडिकेशन भी यूज़ कर रहा है, तो मेडिकेशन का उस पर असर नहीं होगा जब तक वो रिस्क फैक्टर्स या जो उसका कॉज है उसको वो उससे परहेज नहीं करेगा, ठीक है, उससे प्रिवेंशन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट जो हाइपरटेंशन का है वो स्टेजेस में आता है, या उसको कह लें कि 3 फील्ड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फील्ड जो है वो हम करते हैं लाइफस्टाइल चेंज। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज में हम उनके कोई डाइट चेंज कर देते हैं। डाइट में हम डाइटरी फाइबर्स, कोई मतलब ऐसी ग़िज़ा जिसमें फ़ाइबर्स ज़्यादा मौजूद हों, ठीक है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, उसका वेट लॉस करवाते हैं। ठीक है, और हम उसके लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ हम उसको मेडिकेशन पे भी रखते हैं, लेकिन लो डोज पे। उसका मकसद हमारा ये लो डोज पे रखने का, ताकि पेशेंट जो है वो मेडिसिन पे ना इन्हिसार करे, वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाए, और फिज़िकल एक्टिविटी की मदद से ही अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करे। ठीक है, उसके बाद हम मेडिकेशन पे आते हैं कि अगर तो लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद फिर भी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको फिर हम उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं, डोजेज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, या फिर हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन इकट्ठे दे देते हैं। ठीक है, जिसमें हम थायजाइड डायूरेटिक्स देते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स देते हैं, या एस इनहिबिटर्स जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, ये कुछ मेडिसिन हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में हैं, वो डिफरेंट सॉल्ट कह लें कि सबका सेम होगा, लेकिन ब्रांड नेम डिफरेंट होगा। ठीक है, जिसको हम हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। तो फिज़िकल थेरेपी में हम मोस्टली पेशेंट की फ़िज़िकल एक्सरसाइज, फ़िज़िकल मूवमेंट, फ़िज़िकल एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, ताकि पेशेंट को हम मेडिसिन पे इन्हिसार न करें, वो अपना फिज़िकली फ़िट हो। ठीक है, ताकि उसको हाइपरटेंशन का मसले को फेस ना करना पड़े, या हाइपरटेंशन की वजह से जो उसकी वजह से मसले हो सकते हैं उसको फेस ना करना पड़े। इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि वो फिज़िकली एक्टिव हो। अच्छा, नेक्स्ट हम अब जो हमारा मेन मकसद है इस वेबिनार का वो ये है कि रोल ऑफ फिज़ियोथेरेपी, कि फ़िज़ियोथेरेपी की वजह से या फ़िज़ियोथेरेपी की मदद से हम हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस रोल को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेप है वो हमारा ये होगा कि हम उसका जो 3 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, ठीक है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा फीट योर हार्ट हेल्दी। ठीक है, मसलन ये कि अपनी डाइट ठीक करें,
जिस डाइट में ऐसी खुराक हो जो आपके हार्ट को हेल्दी रखे, ठीक है। टोबैको या स्मोकिंग, अल्कोहल या इस तरह के कोई भी नशावर चीज़ें, ड्रग्स, इनसे परहेज़ करें, बल्कि परहेज़ क्या, इसको बिल्कुल ही छोड़ दें। क्योंकि जो निकोटीन होती है ड्रग्स में या स्मोकिंग में, सिगरेट के अंदर या अल्कोहल, ये हमारी जो आर्टरीज़ हैं इसको कह लें कि इनकी जो इलास्टिसिटी है इसको ख़त्म करती है, ठीक है। इलास्टिसिटी ख़त्म होने की वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपर बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचता या बैकवर्ड हार्ट की तरफ नहीं आता। जब बैक हार्ट की तरफ नहीं आता, हार्ट कंप्लीट फिल नहीं होता, तो हार्ट अपने आप को फिल करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो इसीलिए हमें स्मोकिंग या टोबैको, इस तरह की कोई भी नशावर चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है हैव रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है। घर पे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, रनिंग शनिंग करे, ठीक है, घर पे खुद करे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हम आता है जिसमें हम हमारे गोल्स होते हैं कि हमने गोल्स क्या है जो पेशेंट को हमने देने हैं, कि ये आपने अपने गोल्स रखने हैं, इसको आपने अचीव करना है। वो कैसे अचीव करे उसको हम जिसमें गोल्स हमारे 3 हैं कि वेट लॉस करे, ठीक है, अगर ओबीस है तो वेट लॉस करवाएं उसका, ठीक है। कोई स्ट्रेस है तो उसका स्ट्रेस रिलीज़ करें या उसको कहें कि इस स्ट्रेस से या इस चीज़ से वो परहेज़ करें, ठीक है। उसके बाद कीप हार्ट हेल्दी, फिर वही बात कि अपने हार्ट को हेल्दी रखे। हार्ट को कैसे हेल्दी रखेगा, वो हम उसको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है, कुछ उसको हम ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ बताएंगे जिसकी वजह से उसकी जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, जैसे नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कुछ बताएंगे जिसकी वजह से हार्ट हेल्दी रहेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में जो कह लें कि एक्सरसाइजेज आती हैं वो आती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ लॉन्ग मसल्स, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ये मैं बताऊंगा आपको। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ लॉन्ग मसल, लॉन्ग मसल जैसे हमारे थाई के फ्रंट के मसल जिसको हम क्वाड्स बोलते हैं, ठीक है, हैम्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है, ग्लूटियस मसल या पैक मसल्स, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लॉन्ग मसल होंगे उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाने से और स्ट्रेचिंग करवाने से भी हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जैसे सिर्फ ये होता है कि हमने सुकून से रिलैक्स हो के डीप ब्रीदिंग करनी है। अब उस डीप ब्रीदिंग करने का तरीका क्या है कि आपने बैठ जाना है या खड़े होके अपनी एल्बोज को स्लाइटली बैकवर्ड करके, ठीक है, इनहेल अ डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ ऐसे लेनी है कि आपको फुल महसूस हो। जब आप इनहेल करें तो आपका एब्डोमेन जो है वो बाहर की तरफ आए, ठीक है, और जब उसको आपने कुछ सेकंड्स के लिए सांस को आपने रोक के रखना है, ठीक है। रोकने के बाद उसको आपने एक्सहेल कर देना है। एक्सहेल करने के साथ आपका जो पेट है वो अंदर जाए, ठीक है। ये चीज़ें आपने दोनों एक दूसरे के साथ करनी है, मतलब सांस अंदर लेके जाना है, पेट को बाहर लेके आना है, और सांस को बाहर निकालना है तो पेट को अंदर लेके जाना है, ठीक है। इन एक्सरसाइज से जो हमारे इनर या जिसको हम कोर मसल कहते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग भी होती है, ठीक है, और हमारा जो लंग है वो भी स्ट्रेंथन होता है। उसको भी डीप ब्रीदिंग से का फ़ायदा ये होता है कि लंग कंप्लीट फिल हो जाता है एयर से। उसकी मैक्सिमम जो उसकी पावर होती है एक्सपैंड करने की या फिल होने की, वो डीप ब्रीदिंग से हम हासिल करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की तरफ। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज वो हैं जिसमें हम कह लें कि हार्ट को फोकस करते हैं। जैसे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं बॉडी बिल्डर जिसमें वो अपने बाइसेप्स चेस्ट बनाते हैं, इस तरह कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में हम हार्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। हार्ट के जो मसल्स, मायोकार्ड, जो हार्ट के मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो उसको हार्ट को पंपिंग करने में आसानी हो, ठीक है, उसको ज़्यादा दिक्कत ना पेश है हार्ट को पंप करने में, ठीक है। जिसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकें, हाइकिंग कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप करें जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेच कुछ स्टूडेंट्स को हमारे स्ट्रेच का मतलब या स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइजेज का मतलब नहीं पता होगा। स्ट्रेच कहते क्या हैं? स्ट्रेच कहते हैं कि किसी भी मसल को उसकी फुल लेंथ तक खोलना, ठीक है, या उसकी एंड रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाना, ठीक है, ताकि उस एंड रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाना जहाँ
पर पेशेंट को जो है वो पेन ना हो, या उसका ध्यान रखना है कि उसका मसल जो है वो टीयर ना करे। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक चीज़ में खिंचाव पैदा होता है या किसी चीज़ पे प्रेशर आता है तो वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है और वहाँ की जो सेल्स की ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जिसमें आपको ये 3 एक्सरसाइजेज मैंने दिखाई हुई हैं, शो हो रही हैं आपको पिक्चर में। ग्लूटियस की स्ट्रेचिंग है, ठीक है, हैम्स की स्ट्रेचिंग है और क्वाड्स की स्ट्रेचिंग है। ये आपकी कह लेंगे एक्टिव स्ट्रेचिंग है। और हम जो करवाते हैं वो पैसिव स्ट्रेचिंग में आती है, जिसमें हम खुद पेशेंट की स्ट्रेच करवाते हैं। इसमें ये है कि पेशेंट खुद स्ट्रेच करता है अपनी बॉडी मसल्स को। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है। अब माइंड में ये होगा कि स्ट्रेचिंग से हाइपरटेंशन कैसे डिक्रीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन कैसे मैनेज हो सकती है। हाइपरटेंशन इस तरह मैनेज हो सकती है कि जो हमारे काफ मसल हैं वो हमारे बॉडी का दूसरा पंप है। ठीक है, जिसको हम कह लें कि दूसरा ब्लड, एक पंप तो हमारा हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है बॉडी की तरफ, और दूसरे हमारे काफ मसल्स हैं जिसको हम दूसरा अपनी बॉडी का पंप कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जो ब्लड है बॉडी से वापस हार्ट की तरफ आता है, ओल्ड एज में मोस्टली जो ब्लड है वो लोअर लिम्ब में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि स्वेलिंग, पाँव में स्वेलिंग या काफ की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो हमारी, उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उनमें जो वॉल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजने में नाकाम होते हैं और ब्लड वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग करवाने से ये होगा कि काफ मसल एक्टिवेट होंगे। काफ मसल जब एक्टिवेट होंगे तो उनके इर्द गिर्द जो वेसल्स होंगी उन पे वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिस प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर हार्ट की तरफ जाएगा। और हार्ट जब कंप्लीट फिल होगा तो वो जो है उसकी वर्किंग वो स्लो होगी। जब हार्ट कंप्लीट फिल नहीं होता तो उसकी वर्किंग या उसकी बीटिंग वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसमें हम स्ट्रेचिंग में इसलिए हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो वापस हार्ट की तरफ भी प्रॉपर रहे। ये नहीं कि सिर्फ बॉडी की तरफ आए, क्योंकि हार्ट सिर्फ वन वे पंप करता है। ठीक है, वो सिर्फ बॉडी की तरफ पंप करता है। जो बॉडी से हार्ट की तरफ आना है वो हार्ट की सक्शन की वजह से आना है। मतलब जब उसने पंप करने के बाद रिलैक्स होना है, उसकी सक्शन की वजह से आना है। अगर तो इलास्टिसिटी वेंस की नहीं है तो वो ब्लड, कह लेंगे एक पाइप में इलास्टिसिटी नहीं है, वो टाइट हो गया, उसमें से पानी स्लोली गुजरेगा। ठीक है, अगर तो उसमें इलास्टिसिटी है, उसको जब कोई खींचेगा या पीछे से हवा की वजह, मुंह से हवा भर या हवा से अपनी तरफ खींचेगा पानी तो स्पीड से आएगा। अगर तो वो टाइट है तो इलास्टिसिटी नहीं है, वो उस पर प्रेशर क्रिएट, पानी पे या फ्लूइड पे प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, तो फ्लूइड जो है वो बैकवर्ड हार्ट की तरफ नहीं आएगा। इसलिए स्ट्रेचिंग लॉन्ग मसल्स की करवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेंथनिंग करवाने का मेन मकसद ये है क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में मोस्टली हमें है स्विमिंग करवानी है, साइकिलिंग करवानी है, रनिंग करवानी है। अगर तो हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं है, स्ट्रेंथनिंग का मकसद है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज की जाती हैं। ठीक है, मसल को स्ट्रॉन्ग क्यों करना है? क्योंकि हमने रनिंग करनी है। अगर तो हमारे हैम्स और क्वाड्स जो है वो स्ट्रेंथन नहीं है, इस काबिल नहीं है कि हम रनिंग कर सकें। मिनिमम 30 मिनट्स जो है एक पेशेंट को या एक पर्सन को रनिंग करनी चाहिए या वॉकिंग करनी चाहिए, ताकि उसका जो बॉडी है वो प्रॉपर एक नॉर्मल कंडीशन में रहे, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहे। ठीक है, अगर तो हमारे मसल्स ही वीक हैं, हमारे मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो रनिंग कर सकें, वो स्विमिंग कर सकें, ठीक है, और वो साइकिलिंग कर सकें, तो हमें साइकिलिंग करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। साइकिलिंग करने से उल्टा ये होगा कि पेशेंट ज़्यादा फटीग हो जाएगा। ठीक है, जल्दी फटीग हो जाएगा, वो इस चीज़ को छोड़ देगा। ठीक है, तो पहले आपने उसकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है। स्ट्रेंथनिंग करवाएं, स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ उसकी रनिंग भी करवाएं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज भी करवाएं। स्ट्रेंथनिंग में जैसे आप देख रहे हैं कि पुशअप है, स्क्वाट्स हैं, प्लैंक्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट बॉडी मसल जो वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली हम जिम में जाते हैं तो मोस्टली लोग जो हैं वो सिर्फ अपर मसल्स को देखते हैं, अपर बॉडी मास को देखते हैं, डीप मसल्स जो हैं वो उसको फोकस नहीं करते।
ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा कि बॉडी वेट लिफ्टर या बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनके बैक में पेन है, ठीक है, या उनके मोस्टली बैक में ही पेन होता है, क्योंकि बैक में पेन होने की वजह ये है कि वो बैक के मसल को वो फोकस नहीं करते। वो मोस्टली देखते हैं अपने बाइसेप्स को, अपने चेस्ट को, ठीक है, या अपने एब्स को देखते हैं, उसको बनाते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, इन एक्सरसाइजेस की वजह से आपके जो है वो आप बॉडी वेट भी लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बैक को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी अपर लिम्ब को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये कह लें कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से आप पूरी बॉडी को अपनी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन करने से ये होगा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं या आर्टरीज हैं वो भी फंक्शन में रहेंगी, उनकी इलास्टिसिटी भी नॉर्मल रहेगी, वो कह लें स्पास्टिसिटी की तरफ नहीं जाएंगी, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। एंड नाउ द लेक्चर इज़ स्लाइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझे पूछ सकता है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट्स में बता दे, क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर मैंने कमेंट्स नहीं रीड किए। अगर कोई पहले ड्यूरिंग लेक्चर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो मुझे अभी पूछ सकता है, ठीक है। अगर बीपी परसिस्टेंट नहीं है तो उसको हम कम कर सकते हैं। रहमान वज़ीर का क्वेश्चन है कमेंट्स में कि अगर परसिस्टेंट नहीं है तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा रहमान कि आप पहले उसको रेगुलर चेक करवाएं, एक कम से कम एक हफ़्ते के लिए, कि आया कि वो परसिस्टेंट है कि नहीं है। क्योंकि परसिस्टेंट हम उसको नहीं बोलते कि उसको बोलते हैं जो रेगुलर रहे, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि आपके माइंड में होगा कि आज मेरे सिर में दर्द हुआ तो आज मेरा सिर्फ बीपी हाई हुआ है। बाज़ औक़ात बीपी हाई होता है लेकिन सर में दर्द या चक्कर आना आम बात नहीं है। बीपी हाई नॉर्मल भी हो सकता है कि उसके साइन एंड सिम्टम्स कभी कभार नहीं भी आते। तो इसलिए आपको मेरा ये मशवरा होगा कि आप एक रेगुलर एक वीक चेक करवाएं, ठीक है। और हमेशा बीपी अगर चेक करवाना है तो खाने से पहले चेक करवाएं, क्योंकि खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद, लंच करने के बाद, डिनर, कुछ भी डाइट लेने के बाद जो बीपी है वो नेचुरली इंक्रीज़ करता है। विशा ज़फ़र, उसमें हम
पहले पेशेंट को डाइट के बारे में बताएंगे, डायरेक्ट स्ट्रेंथनिंग नहीं करने जाएंगे उसको, पहले हम उसकी डाइट कंट्रोल करवाएंगे, हम उसको स्ट्रेंथनिंग करवाते रहें और उसकी जो डाइट में कह लें कि नमक का जो इस्तेमाल है या उसकी स्मोकिंग जो है, ठीक है, वो उसी तरह प्रॉपर चलती रहे। तो इसीलिए फ़र्स्ट स्टेप में मैंने जैसे आपको बताया कि उसका फीड हार्ट हेल्दी, ठीक है, एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, और उसको उसके बाद मैंने उसमें बताया था कि टोबैको या स्मोकिंग को क्विट कर दे, जिसकी वजह से हम फिर उसको नेक्स्ट उसको प्रोटोकॉल देंगे। इंशाल इंशाल अदनान। अच्छा, ओवरव्यू इसमें मैं देता चलूँ। इसमें आपको फर्स्ट मैंने उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया है, ठीक है। डेफिनेशन में ऐसे बताया है कि जो परसिस्टेंट आर्टरीज पे प्रेशर होता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत अरसे के लिए जो है अरसे के लिए आपका ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज़ है, वो हाइपरटेंशन में काउंट होगा। वो भी फिर बाद में हम उसकी साइन एंड सिम्टम्स पढ़ी हैं, जिसमें साइन एंड सिम्टम्स में मैंने कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आपको बताई हैं कि हेडेक्स, डिजीनेस, वर्टिगो या विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको देखने में धुंधलापन या आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने उसकी टाइप्स बताई हैं, जिसमें प्राइमरी टाइप्स और सेकेंडरी टाइप, उसके बाद रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, और थर्ड वन था उसका आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में जैसे बताया 90 to 90% केसेस होते हैं, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5 to 10% केसेस होते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है किसी भी वजह से, मतलब आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, डाइट चेंज हुई है, और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है किसी डिजीज़ की वजह से, जो इनर बॉडी कोई मसला चल रहा है उसकी वजह से, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और अदर टाइप्स में जैसे आपको रेजिस्टेंट था, मैलिग्नेंट था और आइसोलेटेड था। रेजिस्टेंट में ये है कि एक आप मेडिकेशन चल रही है लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसमें ये है कि फिर आप मल्टीपल ग्रुप ऑफ मेडिसिन देंगे, ठीक है, जिसमें आपका कह लेंगे मसल रिलैक्सेंट्स भी होंगे, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एटिनोलोल वगैरह भी होगी, ठीक है। उसके बाद मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ये है कि जो आपके ऑर्गन को भी डैमेज करे, जिस दौरान हाइपरटेंशन के दौरान आपके ऑर्गन भी डैमेज हों, ऑर्गन डैमेज भी है, वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन आता है। और नेक्स्ट था आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। बाज़ औक़ात हम ब्लड प्रेशर चेक करने जाते हैं तो आइसोलेटेड जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल या 90 से लेस रहता है, तो इसको हम आइसोलेटेड ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इसकी स्टेजेस बताई थी। स्टेज 1 नॉर्मल में 120/80 होता है, ठीक है। लेस इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम एलिवेटेड को काउंट करते हैं तो उसमें 120 हम काउंट करते हैं, इसलिए हम लेस देन 120/80 जो है वो नॉर्मल आएगा। उसके बाद एलिवेटेड में जब अगर तो जो है ब्लड प्रेशर है वो 120 to 129 है, और जो डायस्टोलिक है वो आपका लेस देन 90 है, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, आप एलिवेटेड में आएंगे। स्टेज 1 में आपका 139 तक जो है वो एलिवेटेड में आएगा, ठीक है। और जब 140 या अबव 140 जो है वो स्टेज 2 में, या फिर जैसे मैंने नेक्स्ट बताया हाइपरटेंसिव एमरजेंसी या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी आता है, तो जो है आपका 140 टू अबव जो भी ब्लड प्रेशर 140/120 जो ब्लड प्रेशर होगा या इससे अबव जो होगा वो हाइपरटेंसिव एमरजेंसी या अर्जेंसी में आएगा। इसके बाद मैंने आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया, ठीक है। ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस हो सकती हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी आपको बताया। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी में जैसे आपको बताया कि 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में हमने उसको सिर्फ उसको डाइट के बारे में बताना है कि अपने हार्ट को हेल्दी फीड करवाए, ठीक है। उसके बाद अब टोबैको या स्मोकिंग वगैरह को क्विट करे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करे। सेकंड स्टेप में हमने उसको गोल्स देने हैं कि अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न को कम करे, ठीक है। अपने हार्ट को हेल्दी
सही रखे, सही है, ठीक है। और सॉल्ट या नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करे। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो हमारा फिज़िकल फिजियोथेरेपी उसको रिकमेंड करता है, उसमें उसकी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जिसमें कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको मैंने बताई कि साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद आपने लेके जाना है, शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी। बाज़ औक़ात के दौड़ के हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेना है, ऊपर ऊपर से आप बॉडी कह लें कि डीप लंग्स तक नहीं लेके जाते, ऊपर ऊपर से आप सांस इनहेल एक्सहेल करते हैं, ठीक है। आपने डीप ब्रीथ लेके जाना है जिसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जब इनहेल करें तो आपका एब्डोमेन या पेट जो है वो बाहर को आए, ठीक है। और जब आप एक्सहेल करें तो आपका सांस बाहर को आए और जो पेट है वो अंदर की तरफ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई है, स्ट्रेचिंग बताई है, ठीक है, कि कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करवानी। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग जो आपने लॉन्ग मसल्स की करवानी है, जिसमें आपको मैंने एक बात बताई कि जो हमारा काफ मसल है वो हमारा बॉडी का दूसरा पंप है, ठीक है। हम काफ मसल की स्ट्रेचिंग इसलिए करवाते हैं कि बहुत ओल्ड एज में पाँव में स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, काफ की स्वेलिंग, वो इस वजह से होती है क्योंकि वेंस की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है वापस हार्ट की तरफ नहीं जाता है, वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है लोअर लिम्ब में, ठीक है। जिसकी अगर हम वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेचिंग करवा दें काफ की, वो ये होगा फिर जो काफ हैं वो प्रेशर क्रिएट करेंगे आर्टरीज और वेंस पे, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपरली हार्ट की तरफ रन करेगा। उसके बाद हमारा रज़ा का क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक 129 को हम नॉर्मल में लेंगे, उसको हम नॉर्मल में नहीं लेंगे, उसको हम एलिवेटेड में लेंगे, ठीक है। एलिवेटेड अगर तो किसी का आपके पास कोई पेशेंट है वो एलिवेटेड स्टेज में है तो उसको फिर हम डायग्नोस करने के लिए उसको हम एम्बुलेटरी डायग्नोसिस बोलते हैं, जिसमें हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलर अपना बीपी 1 वीक के लिए चेक करवाएं और एक दिन में 2 दफ़ा, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को। और हमेशा उसको ये कहना है कि खाने के या तो 2-3 घंटे के बाद या खाने से पहले बीपी चेक करवाएं, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद हमेशा बीपी नॉर्मली नेचुरली तौर पर इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो जो लेक्चर है वो मैं अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़, anyone have any question, any confusion, any doubt? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद आकिब। हमारा रज़ाक फिर 140 नहीं सिर्फ काउंट करेंगे ना, हम उसका फिर 140 उसका सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक भी काउंट करेंगे। हाँ, इसके साथ आपको इसके साथ एक और बात बताता चलूँ कि जो सिस्टोलिक है उसमें हम 10 से 15 का मार्जिन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 120 नॉर्मल है तो हम 125 130 उसका हम कह लें कि नॉर्मल में काउंट करते हैं। लेकिन अगर उसका डायस्टोलिक 85 है तो हम उसको नॉर्मल में नहीं लेंगे, उसको हम एलिवेटेड में लेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको पॉइंट बता दूं कि 120 मतलब सिस्टोलिक में हम 10 से 15 का मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन डायस्टोलिक में हम 5 का भी मार्जिन नहीं रख सकते। बात समझ आ गई हमारा? मेरे ख्याल से अभी एंड करना चाहिए सेशन को। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़। अगेन मैं हेल्थ फिजियो एसोसिएशन वालों का शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं
अपने फील्ड के बारे में, ठीक है, और अपनी फील्ड जो फिजियोथेरेपी है वो किस किस फील्ड में काम आती है उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकूं। ठीक है, आप इतने लोग सुनने वालों का शुक्रिया, ठीक है, जिन्होंने मुझे सुना, और खासकर क्वेश्चन करने वालों को शुक्रिया, क्योंकि क्वेश्चन वही करता है जिसने शुरू से लेकर एंड तक कोई लेक्चर सुना है। ठीक है, क्वेश्चन करने से एक तो आपके माइंड में जो कोई कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा कि हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए, वो बेहतर है, चाहे वो गलत है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन करने से ये होता है कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है या कोई जो लेक्चर देने वाला उसके जो आपने जो क्वेश्चन किया है क्या उसको उसके बारे में कुछ पता हो, अगर नहीं पता तो वो इन्फॉर्मेशन उसके भी नॉलेज में इजाफा होता है। ठीक है, कोई पॉइंट मिस हो गया हो वो भी कमेंट्स में बता दें कि कोई पॉइंट्स रह गया हो, वो नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि वो भी क्लियर कर दें। ठीक है, अगर कोई फ़िलहाल मेरे माइंड में जो था वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, कोई पॉइंट रह गया तो फिर वही कह रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट रह गया वो नेक्स्ट हम फिर आपको शेयर कर देंगे नॉलेज उसके बारे में। थैंक्स, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।